नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं IBN 7। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार 100 दिन पूरे कर रही है और इस मौके पर IBN 7 ने इस खास चर्चा का आयोजन किया है। आपको याद होगा, चुनावों के पहले 70 वादे किए थे। 70 विधानसभा वाली सीट पर उतरने के पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इन 100 दिनों में वो वादे किस हद तक पूरे हुए या क्या उनकी स्थिति है, वो जानने की कोशिश करेंगे। नेता पक्ष भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, जवाब देंगे इस सीधे डिबेट शो में। सीधी बहस होगी तीनों पार्टियों के बीच, वो तीन पार्टियां जो दिल्ली में अपना मायने रखती हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। आज 100 दिन पूरे हुए हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आशुतोष जी, जो दिल्ली के प्रभारी भी है, प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी दिल्ली के प्रभारी हैं, और साथ में हमारे साथ हैं JP अग्रवाल साहब, दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट। थैंक यू आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक एक करके मुद्दे पर आऊंगा। हमने 70 मुद्दे तो नहीं, वक्त की कमी है क्योंकि आशुतोष जी आप समझ सकते हैं, हमने कुछ मुद्दे निकाले हैं, वो मुद्दे जिनका जनता से सीधे सरोकार है। एक एक करके मुद्दों पर आऊंगा और हम मुद्दे पर आप तीनों का सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, आपके वादों का कहां तक पहुंची ये पूरी 100 दिनों में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी। शुरुआत करूंगा सबसे पहले पूर्ण राज्य के मामले पर, जो मामला इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत कर रही है और आलम यह है कि मुख्यमंत्री और LG के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। समय समय पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी नैतिक और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगी। DDA, MCD और दिल्ली पुलिस को दिल्ली की निर्वाचित सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार पर इल्जाम है कि उसने 100 दिन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संवैधानिक तरीका अख्तियार नहीं किया और उपराज्यपाल से टकराव का रास्ता अपनाया। बीजेपी का इल्जाम है कि विवाद की वजह से अफसरों का मनोबल गिरा है। इल्जाम तो यह भी है कि दिल्ली सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को बना दिया है राजनीति का अखाड़ा। तो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के मामले पर दिल्ली वालों की क्या राय है, पहले वो भी सुनते हैं वॉक्स पॉप और फिर नेताओं से बात। जो दिल्ली के काम करने हैं बगैर जमीन के नहीं हो सकते, क्योंकि जमीन उनके अंडर होनी चाहिए। देखिए, 100 दिन में तो हमें आज उनकी मांग ही मांग नजर आई है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि आम आदमी को उसकी क्या मांग है। जहाँ तक है पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देने की, सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसके अंदर पंगे लेगी तो केजरीवाल जी क्या करेंगे। और ये बात तो बिल्कुल ठीक लगती है कि एक मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक भारी बहुमत से आई हुई सरकार को क्या अपनी टीम चुनने का अधिकार नहीं है। प्रभात झा साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है, आप लोग क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को काम करने दे रहे? ये इल्जाम लग रहा है, उस नोटिफिकेशन की क्या जरूरत थी जहां आप ये साबित करें कि राज्यपाल की ही चलेगी, मुख्यमंत्री की नहीं? क्या संविधान से हम नहीं चले? क्या संविधान की बात को न माने? क्या संविधान से इतर है अरविंद केजरीवाल जी? क्या भारत सरकार संविधान को अवहेलना कर रहा है? मुझे लगता है यह एक सत्य आरोप हो सकता है, इसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के लिए क्यों रोकेगी? जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, जनता के मैंडेट से हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? इसलिए जब किसी व्यक्ति की प्रकृति तो पूर्ण राज्य दे दीजिए ना। किसी आपकी पार्टी ने भी डिमांड की थी चुनाव के पहले, आप कह दीजिए पूर्ण राज्य है। लैंड का मामला, सर्विसेज का मामला, आपको लग रहा है क्या ऐसा कहने से, क्या आपको सुमित जी नहीं पता, ऐसा कहने से राज्य मिल जाएगा क्या? क्या इतने मात्र कहने से राज्य हो जाता है? इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, चर्चा होती है। अब अगर किसी विषय को डाइवर्ट करना हो तो आप इस विषय को ले आइए। अभी इस समय तो चर्चा यह है कि 100 दिन में आपने क्या किया है, आप उसका ये लेखा जोखा।
अभी क्या मांग करेंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है। अभी तो सिर्फ आपने लेखा जोखा मांगा है। और हम इतना कह सकते हैं आपसे कि ईमानदारी से प्रतिपक्ष में रहने के बाद भी हम बहुत सहजता से बात करें तो सिवा अंधेरा ही अंधेरा दिखा है। आशुतोष जी जवाब दीजिए, अंधेरा है। आज मैंने दिन भर नहीं, 1 मिनट, दिन भर मैंने चैनल्स देखे हैं। प्रभात, एक भी आदमी खड़े होकर यह नहीं कहा है कि नहीं हमने अच्छा काम किया है, आप पार्टी ने अच्छा काम किया है। सब पानी के लिए रो रहे हैं, सब बिजली के लिए रो रहे हैं, सब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं दिखाऊंगा पानी बिजली के आंकड़े भी दिखाऊंगा प्रभात जी आपको। हमने भी किया उसका रिपोर्ट कार्ड, वो भी तैयार है, अभी दिखाता हूं। 1 घंटे साथ में है ना आप और मैं। आशुतोष जी जवाब देना चाह रहे थे आपकी बात का, आपने अंधेरे की बात की थी। आशुतोष जी देखिए प्रभात जी, अगर बीजेपी के दूसरे स्पोक्स पर्सन की तरीके से बोलना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि वो बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, सांसद भी रहे हैं और बड़े परिपक्व नेता भी हैं। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जरा उस धारा का नाम बता दें जिस धारा का उल्लंघन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को चलाने के लिए नहीं किया। मुझे सिर्फ उस धारा का नाम बता दें, बस। मैं और कुछ नहीं सवाल पूछना चाहता उनसे। सवाल उसका उत्तर दे रहा हूं। आप धारा ये बताइए कि क्या संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल प्रशासक होता है? क्या उसको अधिकार नहीं है अधिकारियों को रखने का? जी, क्या मैंने सिर्फ आपसे सवाल किया है, संविधान की उस धारा का नाम बता दीजिए जिस धारा का उल्लंघन आम आदमी पार्टी कर रही, बस मुझे उस धारा का नाम। आम आदमी पार्टी हर धारा का उल्लंघन कर रही है, चाहे वो 239 हो, चाहे वो 193 हो, चाहे वो जितनी भी धाराएं जो भी दिल्ली सरकार में आई है उन सभी। वह तो यह समझ रही है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है ही नहीं, और जब यह मान ले कोई तो उसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते। आप सारे अधिकार देखिए, नित्यों के अधिकार किसके पास हैं? प्रभात जी, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं की तरीके से बात करेंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं उस तरह की बात नहीं करता हूं, मैं कभी भी नहीं करता। 6 संविधान के 6 सबसे बड़े संवैधानिक विशेषज्ञों ने, गोपाल सुब्रमण्यम, के वेणुगोपाल, राम जेठमलानी, केटीएस तुलसी, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह, हिंदुस्तान के 6 सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये उन लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा। और मैं आपको बता दूं, धारा 239AA4 के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो काम है वो ट्रांजैक्शन। 1 मिनट सर, आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए। 239AA4 ये क्लियरली कहता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मंत्रालय के बीच में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, मतभेद पैदा होता है, तो मामले को हम राष्ट्रपति के पास सुपुर्द करेंगे। और जब राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, अगर कोई अर्जेंट मैटर आता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल्स धारा 52 के मुताबिक उसको मंत्री महोदय को कह सकते हैं, आप इसको इंप्लीमेंट करिए। यहां पूरा मामला तब हुआ जब उन्होंने 239AA का खुला उल्लंघन किया, प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस नहीं भेजा, जो उल्लंघन है, और अर्जेंसी क्रिएट करके उन्होंने सीधे विभाग को दिया, जो संविधान का तीसरा उल्लंघन है। आशुतोष जी, तो एलजी तो राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा है। बीजेपी दिल्ली में हारी हुई है, एलजी तो राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा के माध्यम से अगर सरकार चला। आशुतोष जी, एलजी तो राष्ट्रपति के ही नुमाइंदे, बिल्कुल, और उन्होंने अपने विवेक से काम किया। क्या हर बात के लिए उनको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, हर छोटी बड़ी बात के लिए? जी नहीं, सुमित जी, देखिए 3 चीजें हैं। एक, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्राइमेसी है। वहां पर वो चाहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने सारे मामले हैं, अगर उन मामलों के एग्जीक्यूशन में अगर मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के बीच में अगर मतभेद पैदा होता है, अगर कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है, वैसी स्थिति में उपराज्यपाल के ऊपर धारा 239AA4 के मुताबिक ये इनकम्बेंट ऑन हिम टू पास द मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसल्टेशन। पर इस राज्य में संविधान में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, हम तो कहीं नहीं रहे कि आप पुलिस के मसले में हमें अधिकार दे दीजिए, लैंड के मसले पर अधिकार दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक जो हमारे पास अधिकार है उसको दीजिए। दूसरी बात, ये अजीबोगरीब स्थिति है कि हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री चुना जाता है और उस मुख्यमंत्री को अपना चपरासी चुनने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने लड़ाई शुरू की है,
इस बहाने से मुख्यमंत्री बनाम एलजी का जो रंग पिछले करीब 7-8-10 दिन से दिखाई दे रहा है, क्या यह ठीक रास्ता है? यही एक रास्ता है जब दिल्ली को पूर्ण राज्य के नाम पर बहस हो सकती है और कोई तरीका नहीं है? सर सुमित जी, हम एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और आप ये देखिए, ये जो बहस है ये लोकतंत्र को भी छोटा करेगी और दिल्ली के मसले को और खराब और बदतर करेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मांग हमने भी रखी थी पूर्ण राज्य के दर्जे की, क्योंकि वो दिल्ली के लिए ज़रूरी है। हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो भी हम 35,000 करोड़ के बजट तक दिल्ली को ले गए 4,000 करोड़ से, और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने जो चाहे वो फैसले करा दिए, तभी ये दिल्ली का रूप हुआ। नहीं, पर आपके टाइम में तो दिल्ली में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। यहाँ तो उल्टा है ना, यहाँ विरोधी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा के चुनाव जीता है, तो कैसे वो आम आदमी पार्टी का तो हाथ काटे जा रहे हैं, यही तो आरोप लग रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं कि अब बीजेपी ने सीधी लड़ाई के बजाय एलजी का कंधा उधार ले लिया। अब वो सारी बंदूकें एलजी के कंधे पे रख के चला रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप पार्टी जो भी काम करे हम उसमें दखल दें। आप पार्टी अपना रास्ता भूल गई। मैं असंतोष जी का आदर करता हूं, लेकिन आप पार्टी की परेशानी ये है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। अगर मान लीजिए कोई समाज जो लोगों के फायदे की कोई चीज होती, उस पर टकराव करते। आपने टकराव का माध्यम अगर ऑफिसर चुना है तो ऑफिसर्स का मॉरल भी डाउन होगा। आप क्या काम कराओगे भाई? आप तो नहीं हो, एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं है आपके पास, साइन तो वो ही करेगा ऑर्डर। आप बिगर उनके तालमेल के कैसे काम करेंगे? दिल्ली वालों को आशुतोष जी ने 6 नाम गिनाए बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के, बड़े बड़े हिंदुस्तान के वकीलों के। आप भी 5-6 नाम गिना दीजिए जो आपको लगता है कि जो आपकी तरफ खड़े हो। नहीं, मैंने तो देखिए देश के अरुण जेटली जी, उनसे बड़ा कौन वकील है? तो विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, जब आप कोई ऐसी बात करोगे तो मैं अगर आपको नहीं, मैं आपको राम जेठमलानी जी के लिए कहूं कि वो किसी के विरोधी हैं, इंदिरा जय सिंघानी किसी की विरोधी है, ऐसा थोड़ी होता है। सवाल क्या है कि अपने अनुकूलता के लिए जो बातें कर दें। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि संविधान का उल्लंघन? अब राष्ट्रपति जी के पास तो ये भी गए थे, राष्ट्रपति जी ने क्या जवाब दिया? क्या आशुतोष उसका खुलासा करेंगे? क्या वो जवाब दे सकते हैं? क्या मनीष सिसोदिया जी ने बताया जनता को? राष्ट्रपति जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कानून से अपना काम हो रहा है, संविधान से अपना काम हो रहा है। ये बात बाहर आके नहीं बताई उन्होंने। हाँ, उन्होंने चिंता प्रकट की। देखिए क्या होता है इस तरह की बातों से। मैं एक बात में, आशुतोष मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत निवेदन और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति में राग द्वेष, ये दुनियादारी सब चलती रहेगी, लेकिन आज दिल्ली की जनता जो चीज को सफर कर रही है, अभी हमारे जेपी भाई ने क्या कहा अग्रवाल साहब ने कि जनता किस बात पे सफर कर रही है? जनता को सफर क्यों करवा रहे हैं आप? सिर्फ अपने ईगो के लिए, आप अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? लास्ट अधिकारी बड़ा हो गया। 10 सेकंड में आशुतोष जी जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर बढ़ता हूं मैं। आशुतोष जी। जी देखिए सुमित जी, प्रभात जी को रोमेश भंडारी का नाम याद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की आज तारीफ कर रहे हैं। रोमेश भंडारी और उत्तर प्रदेश का उनसे क्या संबंध अच्छी तरीके से जानते हैं। कल्याण सिंह और अभी उनकी पार्टी में शामिल दूसरे नेता। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर कोई बहुत राजनीति से परे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सवाल का जवाब प्रभात जी को देना चाहिए कि जब देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा अपॉइंटेड 2 दर्जन से ज्यादा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दिया गया, तो दिल्ली में नजीब जंग साहब क्यों बने हुए, इसका सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। ये भी तो कांग्रेस के अपॉइंटेड है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो मैं आगे चलता हूं। ऐसा आदमी बैठा दिया जिसकी वजह से आज आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को बात करके आगे बढ़ता हूं, तो अपना चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकता। आशुतोष जी, प्रभात जी, जेपी साहब, आपकी मर्जी से, आपकी इजाजत से दूसरे टॉपिक की बात करूंगा। सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले महिला सुरक्षा के लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे। क्या हुआ उनका, उस पर एक नजर। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव खाका तैयार किया है। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी बसों, बस स्टैंडों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी लगाने का वादा किया था। इसके अलावा बसों में 5,000 मार्शलों की तैनाती का भी वादा किया गया था।
इसके अलावा 15,000 होमगार्डों की मदद से महिला सुरक्षा दल का गठन किया जाएगा। संकट में फंसी महिलाओं के लिए मोबाइल में सुरक्षा या SOS बटन की सुविधा का वादा किया था। इन सब सुविधाओं को फ्री वाईफाई सुविधा से जोड़ने की योजना का भी वादा किया गया था। महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और हर गली में लाइट लगवाने जैसे वादे किए गए थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर इल्जाम है कि महिला सुरक्षा को लेकर किए गए इन सारे वादों को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि कुछ फर्क है, बट कोई कोई एरियाज भी दिल्ली में ऐसे हैं जहाँ पे स्टिल विमेन की नॉट go independently or safely. Female security is not that much upgraded. इतनी उस लेवल की नहीं है। आज भी हम कई जगह जाने से डरते हैं। इवन मेट्रोज में भी बहुत इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें सोचना पड़ता है 10 बार जाने से पहले। तो घटनाएं अभी भी हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मामला है। बसों में कहा गया था CCTV कैमरे लगेंगे। दिल्ली के डार्क स्पॉट्स में बिजली लगाने की बात थी, लाइट लगाने की बात थी। इन तमाम कैमरों को वाईफाई से जोड़ने की बात थी। लेकिन आशुतोष जी, आपके मंत्री का बयान आया था और कहा गया था कि वाईफाई कैमरे अभी नहीं लग रहे हैं, वाईफाई अभी संभव नहीं है। क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? तीन चीजें हैं महिला सुरक्षा को लेकर हमने कहा था। पहली बात हमने कही थी बसों के अंदर मार्शल लगने चाहिए जी। हमने करीब 10-15 दिन पहले 15 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री जी ने खुद जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं सत्येंद्र जैन, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उनको कहा है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अधीन जो पुलिस आती है उनके तहत जो 5,000 होमगार्ड्स जो दरअसल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, आप उनसे उनको लीजिए, उनको ट्रेनिंग दिलाइए और दिला के उनको बसेस के अंदर नियुक्ति करने का काम करिए। वो काम प्रक्रिया के तहत चल रही है। बहुत जल्द उसमें अमली जामा पहना दिया जाएगा। बस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिस दिन छुट्टी दे देंगे उस दिन वो हो जाएगा। दूसरा काम, मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि दिल्ली के ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स होंगे जहां जो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहां अंधेरा होता है, आप हमें उन अंधेरों के बारे में जानकारी विस्तार से दे दीजिए ताकि वहां पर बिजली की रोशनी करने का काम हम कर रहे हैं। वो पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी जवाब लगभग आ चुका है, उस पर भी काम शुरू हो गया। रहा काम तीसरा वाईफाई का और CCTV कैमरे का, तो वाईफाई और CCTV कैमरे को हम एक साथ जोड़कर एक टेक्नोलॉजी के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल जिस तरीके से बदल रही, हो सकता है कि आज लगाएं कल वो बिल्कुल बदल जाए। हमारी कोशिश ये कि थोड़ा वक्त जरूर लग जाए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत वाईफाई और CCTV को जोड़ा जाए ताकि आने वाले 10 साल तक उसको दोबारा बदलने की जरूरत ना पड़े और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट ना हो। JP अग्रवाल संतुष्ट हैं आशुतोष जी की बातों से, वादों से? काम चल रहे हैं और हो जाएंगे? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये सिर्फ सफाई देने का एक तरीका है और मुझे बहुत दुख है इस बात का। जिस समय दिल्ली में जरा सा भी कोई हादसा हुआ, इन लोगों ने सड़कों और मंचों पे आकर बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब अब कुछ देने का समय आया और काम करने का समय आया तो तीनों बहाने इन्होंने गिना दिए। आप और बीच वाला जो इन्होंने ये कहा कि हम ये कह रहे हैं कि LG बताएंगे, पुलिस बताएगी कहां कहां अंधेरा है। तुम्हारे पास इतना स्टाफ है, इतना डिपार्टमेंट है, आपके इतने विधायक हैं, हर तरह का PWD से लेकर DSU तक के लोग आपके पास है, आपको नहीं मालूम अंधेरा कहां है? ये भी आपको बताएगा जब आप काम करेंगे। आशुतोष जी, टोपी ट्रांसफर मत करिए। आप ये आपका काम है, आप उनको कहां ड्यूटी पे लगाते हैं, आप मालूम करिए कि ड्यूटी कौन देता है उनको। देखिए अगर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। JP अग्रवाल का सीधा इल्जाम आपके ऊपर। सबसे ज्यादा शोर मचाकर आप एक राजनीतिक पार्टी बन के आए हैं, उससे नहीं बच सकते। देखिए अग्रवाल साहब तो कहेंगे 15 साल दिल्ली के अंदर शासन इनका था, महिलाओं को सुरक्षा वो दे नहीं पाए। निर्भया कांड इसी दिल्ली के अंदर हुआ, तो अब वो आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जो 15 साल की कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ नहीं किया उसको आप 100 दिन के अंदर पूरा कर दीजिए। तो कम से कम अग्रवाल साहब आप ये तो मान लीजिए ना, 15 साल आप दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे, तो हम मान लेंगे हम 100 दिन में नाकाम रहे। आप ये मान लीजिए 15 साल में हम नाकाम रहे, इसलिए हमको जरूरत पड़ रही। मैंने आपको नाकाम रहे थे तभी तो जनता ने हरा दिया। स्थिति है वो नाकाम थे तभी तो आज एक भी नंबर नहीं है। 15 साल अगर आपने महिलाओं को सुरक्षा दे दी होती तो हमें सुरक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो वायदे करके आए हैं वो वायदे आप पूरे नहीं कर सकते। हमने झूठे वायदे नहीं करे, हमने दिल्ली का स्वरूप बदला और हमें गर्व है उस बात पे। सर जी अग्रवाल साहब, आप 15 साल में पूरे नहीं कर पाए और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 100 दिन के अंदर सारे वायदे पूरे कर दें। हमने तो आपको एग्जैक्ट स्टेटस या कोई बहाना नहीं किया।
एग्जैक्ट स्टेटस दे दिया। हमने कहा कि पुलिस कमिश्नर के यहां से हमें चिट्ठी मिल गई है और अब उस पे काम चल रहा है। हमने ये कहा कि हम 5000 होमगार्ड्स लेने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, बसों के अंदर मार्शल की नियुक्ति। हमने तो बिल्कुल नहीं कहा कि हम 3 महीने या 4 महीने बाद, हमने आपको स्टेटस दिया। हम चाहते हैं तो वाईफाई के मसले बहाने कर सकते, हमने तो आपको स्पष्ट बताया जी। इस पर एक नया विवाद बनता हुआ दिखेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो होमगार्ड है, वो एलजी के अधीन में आते हैं, मुख्यमंत्री को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। प्रभात झा नहीं सुमित, मैं बता दूं जी सुमित मैं क्लैरिफाई कर दूं कि दरअसल ये जो होमगार्ड होते हैं, ये दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिल्ली की पुलिस ने उसको हमसे लिया था। हम उनसे कह रहे हैं कि आप उनको रिलीज कर दीजिए, हम उनको इस काम में लगा देंगे, बस हम इतनी सी बात कह रहे हैं, आप उनको रिलीज करके हमको दे दीजिए। अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो, तब क्या करेंगे आशुतोष जी आप? अगर होमगार्ड नहीं, ये हमें नहीं लगते हैं। देखिए आशुतोष ड्यूटी दे सकते हैं, तमाम दिल्ली सरकार का काम नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पे हम कोई शक नहीं कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत जल्दी से फैसला कर लेंगे, बहुत जल्द कर रिलीज कर। देखिए आशुतोष जी बहुत चालाकी से इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह है कि आपने वादों की झड़ी लगाई थी और आपने ऐसा कहा था जैसे आपके हाथ में अलादीन का चिराग आएगा और अब तत्काल सब सफेद, सब जगह ज्योति, अब सब जगह आप सब एकदम रोशनी ही रोशनी कर देंगे। ऐसा नहीं है। अब आप बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने क्या एक एक कांड, जो अभी जेपी अग्रवाल जी ने कहा कि छोटी बड़ी घटनाओं पर आपने क्या नहीं किया, और आज भी जो घटनाएं होती हैं, देखिए सवाल क्या कि आप अपनी ड्यूटी पर हैं क्या? आपको सरकार ने जिसलिए सरकार में लाया गया था, आप जिस कारण से सरकार में आए हैं, क्या वो एक भी काम आप कर रहे हैं क्या? सवाल यह कि एक भी काम वो नहीं कर रहे हैं आप। सरकार में नहीं आने के और सरकार में आने के बाद जो काम करना था वो एक भी नहीं कर रहे हैं, और सरकार में रहकर वो सारे काम कर रहे हैं जो सरकार में रहकर नहीं करने चाहिए थे। आप सिवाय लड़ाई के आपके पास कोई काम है? 18 दिन हो गए ये विवाद चल रहा है नजीब जा, 18 दिन, 100 दिन में 18 दिन जो आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ता हो, वो उस प्रदेश की जनता का भला कैसे कर सकता है? जेपी अग्रवाल साहब, सवाल यह है कि मीडिया से लड़े आप, पुलिस से लड़ना आपको है। मैं उनकी लफाजी का कायल हूं, लेकिन प्रभात जी को मैं बता दूं कि इन्हीं 100 दिनों के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए हैं, पानी मुफ्त है, अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। किसान, हाँ बोलिए आशुतोष जी, बिजली पानी पर आऊंगा जेपी साहब सुन ले एक मिनट, जो विषय है उसी पे आए ना। जी सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ सुमित जी मैं जानना चाहता हूँ आशुतोष जी से कि जो केस पिछले 100 साल में हुए, 100 दिन में हुए, और जो लड़कियों के साथ बेइज्जती हुई है, जो रेप के केस हुए हैं, ये बताइए आप पार्टी का कौन सा नेता उनसे मिलने गया? एक केस हुआ था उसमें इन्होंने सड़कें लाल कर दी और खूब उछले थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी सुरक्षा का पहला प्रबंध, पहला कदम उठाया, जो एक भी नहीं गिना सकते। वो एक भी नहीं। आप ये देख लो दिल्ली में पुलिस का क्या हाल है। पुलिस ने क्या करा? इनकी नाक के नीचे इनकी सरकार है, ये भी उसमें शामिल थे। ये दोनों व्यक्तियां बैठे हैं, बताए क्या करा इन्होंने? कोई एक केस हो जाता था, सड़कें उछलते बोलते थे। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? प्रभात जी, आशुतोष जी बैठा है, यहाँ पुलिस बैठी है, आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स मुझे, लास्ट 10 सेकंड बोलिए आप। अग्रवाल जी हमारे बुजुर्ग है, अग्रवाल जी हमारे बुजुर्ग है, और आपकी मुख्यमंत्री तो ये कहती थी कि महिलाएं रात को न निकला करें, हम सबको सुरक्षा नहीं पड़ी। तो आपकी मुख्यमंत्री जी कहती थी 15 साल की, हमने ये भी बात कह रहे हैं भाई, जो 15 साल में आप नहीं कर पाए हम उसको करेंगे और कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए उस बारे में। आशुतोष जी, ये भी सच्चाई है, आप शायद कड़वा लगेगा सुनने में, कि अभी भी महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है इन 100 दिनों में भी कि वो अकेले बाहर निकल सके। सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस महिलाओं में, लड़कियों में नहीं आया है कि वो अकेले दिल्ली की सड़कों पर रात को 11 बजे 12 बजे निकल सके, जैसे मुंबई में हम देखते हैं। अरे सुमित भाई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब आपको नजीब जंग से लड़ने की फुर्सत हो तब ना। जी सुमित, मैं जवाब दे दूं इसका? बोलिए। मैं जवाब दे दूं इसका? हमने तो एक बार भी ये नहीं कहा है, हमने तो एक बार भी ये नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर कानून और व्यवस्था और पुलिस ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन, हमने एक बार भी नहीं कहा।
हम चाहते तो ये बहाना ले सकते, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा कि भाई जो हमारे अधिकार आप क्षेत्र नहीं ले में है, सकते। उस अधिकार क्षेत्र आप के ये अंदर बहाना हम आशुतोष महिलाओं जी को नहीं ले सुरक्षा देने की सकते कोशिश हैं। कर रहे हैं। दरअसल पुलिसिंग तो इनके हाथ में है, लेकिन हमने बहाना नहीं कहा, हमने बिल्कुल बहाना नहीं कहा। हमने कहा जो हमारे अधिकार क्षेत्र के तहत है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम प्रतिबद्ध हैं। अगर इस दिल्ली शहर के अंदर एक भी महिला अगर उसके साथ अत्याचार होता है, क्या हमारे घर की महिला नहीं है वो? क्या हमारी माँ बहन नहीं है वो? क्या हमारी दादी बच्ची नहीं है वो? और अगर उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्या प्रभात जी को शर्म नहीं आती? क्या आशुतोष को शर्म नहीं आती? क्या जयप्रकाश अग्रवाल जी को शर्म नहीं आती? हम सब लोगों को शर्म आती है। अगर हम लोगों के अंदर शर्म है तो हमें इसको बेहतर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, हम कतई बहाने नहीं बना रहे इस बारे में। और लगातार घटनाएं घटी हैं, स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी बिल्कुल बिल्कुल वो आंकड़े भी चल रहे हैं जो बीते दिनों में दिल्ली में घटनाएं घटी है महिलाओं को लेकर। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल एक छोटे से बिल्कुल इस दिल्ली शीला दीक्षित कह रहे थे दिल्ली को बलात्कार रेप कैपिटल कहा जाता है। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 100 दिन की हुई है केजरीवाल सरकार, उसके वादे कितने पूरे हुए, किस दशा और दिशा में इस वक्त दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे एक और ऐसे बड़े मुद्दे की, बिजली और पानी। बिजली का बिल आधा करने और पानी को मुफ्त करने का बड़ा वादा किया था और इसको आते से ही सरकार ने लागू भी किया। क्या स्थिति है उस पर एक नजर। बिजली कंपनियां दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली सस्ते दाम पे दे और वो हम दिला के रहेंगे। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के इरादे बड़े थे, सरकार बनने के बाद के दावे भी उतने ही बड़े थे। बिजली की कीमतें आधी करने से लेकर मुफ्त पानी का वादा किया गया था। 100 दिन में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन 2 वादों को फौरन पूरा किया। 400 यूनिट तक बिजली की दरें आधी की, हर परिवार के लिए 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा और दिल्ली में बिजली घर बनाया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली को सोलर सिटी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। बिजली के अलावा पानी की पाइपलाइनों को दुरुस्त करने और दिल्ली की जनता तक जल बोर्ड की सप्लाई सुनिश्चित करने का दावा भी किया गया था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले टैंकर माफिया पर कार्रवाई को लेकर जोर शोर से बात उठाई थी। कहा तो ये भी गया था कि टैंकरों की सूची ऑनलाइन की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर इल्जाम है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अब भी टैंकर माफिया बेखौफ होकर अपना धंधा कर रहा है। दिल्ली में पानी सप्लाई का दायरा बढ़ाने के लिए 100 दिनों में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। सवाल यही है कि सब्सिडी के जरिए बिजली की कीमतें कम तो कर दी गई, लेकिन इसको लेकर दीर्घकालिक योजना सामने नहीं आ पाई है। गर्मी के आते ही पानी को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में लोग घंटों टैंकरों का इंतजार करते हैं। If you look at the electricity bills, specifically mine electricity bills, they were like cut down to 400 or 500 rupees from 4,000, 5,000. कुछ भी नहीं करा आम आदमी पार्टी में। अभी तो लाइट भी जाने लग गई है 4-4 दिन तक, इतना बुरा हाल कर दिया। बिजली के लिए बोला था, पानी के लिए बोला था, हर चीज़ के लिए बोला था, कुछ भी नहीं करा गया। उन्होंने कहा बिजली के बिल में हम कटौती करेंगे, कटौती तो ये कुछ नहीं करी, कटौती तो ये हो गई है, बिजली आती नहीं है। आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के नेता, प्रभात झा बीजेपी के नेता और जेपी अग्रवाल कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। आशुतोष जी, बिजली आती ही नहीं है तो बिजली के बिल अपने आप कम हो गए, सबसे बड़ा इल्जाम ये लग रहा है। आपने अपना पावर प्लांट लगाने की बात की थी, टैंकर माफियाओं को खत्म करने की बात की थी। आज की तारीख में दिल्ली में जब 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, अभी भी बहुत से इलाकों में टैंकर पहुंचते नहीं है, पहुंचते हैं तो वहां लूट खसोट हो रही है। देखिए, इस पूरे मामले के 2 पहलू। पहली बात, बिजली और पानी का मसला ये बहुत दीर्घकालीन योजना का एक हिस्सा है। हमने 2 बड़े स्पेसिफिक वायदे किए थे। हमने कहा था कि बिजली के दाम हम आधे कर देंगे, हमने 20 लीटर प्रति परिवार को बिजली के दाम, पानी हमने आधा मुफ्त कर दिया है। साथ ही साथ द्वारका का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो चालू है, बवाना का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो चालू हो गया है। मुंगेशपुर कुतुबगढ़ में 6 लाख लोग इससे लाभान्वित है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि देवली संगम बिहार के इलाके के अंदर आप चले जाइए, आज की मैं बात पूरी कर लूं सर। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं सर, बात तो कर लूं पूरी, आप बोलिएगा ना उसके बाद। अरे सर, आप बात तो पूरी कर लूं ना, उसके बाद आप बोलिएगा ना सर। आपका हर प्रवक्ता यही बोल रहा है। जहाँ देवली और संगम बिहार जैसे इलाकों
अरे सर जी मैं बोल तो लूं मैं बोल तो लूं सर जी। मैं एक सवाल करना अपनी बात खत्म करूं, उसके बाद आपको जितनी आलोचना करनी है आप आलोचना कर लीजिए। ये तो रोज का भाषण है, आप तो रोज दे रहे हो ये तो कोई बात नहीं सर, ये भाषण रोज सुन रहे हैं। अच्छा चलिए अग्रवाल जी आप ही बोल लीजिए। जेपी सर आप पूछ लीजिए, आशुतोष जी तैयार है सुनने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं, ये तो सुमित जी तय करेंगे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तक के बिल हमने आधे कर दिए, चले आधे कर दिए, आप उसका परसेंटेज तो बताएंगे। आप ये तो बताओ जी 10% लोगों का कर दिया, 15 का कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये मालूम नहीं बिजली डिपार्टमेंट क्या है, आपको ये नहीं मालूम आपको कितनी मांग पूरी करनी है, आपको ये नहीं मालूम कि किन इलाकों में आज भी बहुत बुरी हालत है, आपको ये नहीं मालूम कि दिल्ली में आजकल 8-8 घंटे बिजली जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं 400 यूनिट में आपने कितने लोगों को फायदा दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बिजली कम करने से आप बिल कम कर रहे हैं सर जी? पानी का जहां तक आपने कहा पानी में 1% भी कोई आप स्कीम लागू नहीं करी आपने, आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। आपने एक रास्ता ठीक है, जवाब सुन लीजिए। का एक ऐसे बिजली पानी दोनों मुद्दों पर सरकार फेल हो गई है, कांग्रेस का इल्जाम। आशुतोष जी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अग्रवाल जी थोड़ा जमीन से आजकल कट गए हैं। जरा बवाना के इलाके में जाके देखें, द्वारका में जाके देखें, देवली और संगम विहार में जाके देखें, वहां के लोग पानी की स्थिति से बहुत खुश हैं। ये मैं मान सकता हूं ये वाटर टैंकर माफिया जो इनके जमाने में चल रहा था, वाटर टैंकर माफिया हमारे जमाने में आया तो बहुत बुरी हालत है। शीला दीक्षित के जमाने में वाटर टैंकर माफिया शुरू हुआ, और उसमें दिल्ली सरकार का कट हुआ करता था, बहुत सारे एमएलए का कट होता था। उस टैंकर माफिया पर काफी आज 80% तक उस पर कंट्रोल हो चुका है। अब सुमित जी अब मुझे लगता है कि अग्रवाल जी आप बोल चुके ना, मुझे बोलने दीजिए ना। सुमित जी तय कर लेंगे कि आपको बुलवाना है मुझे बुलवाना, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए ना। मैं चुप हूं। तो आप वहां चले जाए, आपको पता चल मंगेशपुर चले जाए, कुतुबगढ़ चले जाए, वहां आपको अंदाजा लग जाएगा। जहां तक बिजली की बात है, हमने इसमें दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिजली के मसले पर हमने स्पष्ट तौर पर कैग को ऑडिट सौंपा है, और हमने कैग से मुलाकात की और कहा है कि आप ये ऑडिट का प्रोसेस स्पीड अप कराइए, जल्दी कराइए ताकि स्पष्ट हो। दूसरा हमने कहा है कि इस पूरे मसले पर व्हाइट पेपर आएगा, और व्हाइट पेपर के जरिए हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। तीसरी बड़ा चीज है इल्जाम जो जो आप कोल पे बेस्ड लग रहा पावर है, प्लांट की आपकी दिशा में हम सरकार आगे बढ़ पे रहे लग रहा है, हैं, वो सोलर ये- एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि एक अगर बड़ा आज दिल्ली के इल्जाम अंदर जो लग बिजली रहा है कम है आशुतोष जी, तो शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस कैसे वो उससे अपने आप बच इसलिए भी सकती लग रहा है कैसे बचेगी कि आपने जो नया शगुफा छेड़ा है एलजी के साथ, जो तलवारें खींची हैं, ये सिर्फ इसीलिए कि बिजली पानी की समस्या पर ध्यान ना जाए। दिल्ली के जनता त्रस्त है, संगम विहार में अभी भी पानी को लेकर लूट हो रही है, आप ही नाम लिया, बेकार की बात है। नहीं आशुतोष जी बिल्कुल है, आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा, संगम विहार में पानी की किल्लत है, वहां आज भी लाइन आपको बता रहा हूं 67 विधायक। चलिए मान लीजिए पानी लूट हो रही है, सुमित जी मान लीजिए वहां पे मैं ये कहता हूं कि ये वाटर टैंकर का माफिया किसके जमाने में पनपा? कौन एमएलए कांग्रेस से कौन से एमएलए थे जो पैसा खा रहे थे उसमें? अरे हमें 15 साल से तो इन्हीं लोगों तो सरकार माफिया आया क्यों? कार्रवाई करिए ना एमएलए के खिलाफ। तो मैं तो कह रहा हूं कि गिरफ्तार बता रहा हूं ना कि बवाना का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द्वारिका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक हो गया क्या 2 महीने के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप लगा सकते हैं क्या पानी ला सकते हैं क्या आप? मैं स्पष्ट तौर पर आज वाटर टैंकर माफिया पे क्रैकडाउन चल रहा है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ इलाकों में सक्रिय, मैं मानता हूं आपकी बात से, लेकिन वाटर टैंकर माफिया किसके वजह से पनपे दिल्ली के अंदर? 15 साल तो उनकी सरकार थी, क्यों नहीं वाटर टैंकर माफिया खत्म किया? क्यों दिल्ली के अंदर देवली और संगम विहार में पानी क्यों नहीं पहुंचा घर घर? क्यों मीटर क्यों नहीं लगा, पाइप क्यों नहीं लगा? टीवी चैनल पर आकर जयप्रकाश जी तो भाषण देना बहुत अच्छी बात है, आपका निजाम जवाब देना इस दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। अगर कांग्रेस के राज में माफिया पनपे तो ये माफिया आज इन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब आप कार्रवाई करके दिखाइए, अरेस्ट करिए लोगों को, जो भी लोग माफिया को संरक्षण दे रहे थे। प्रभात झा, हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप जाइए देवली और संगम विहार के इलाकों में आप जाइए, आपको वहां नजर आएगा। चलिए हम साथ चलेंगे आशुतोष जी, माफिया थे आशुतोष जी साथ चलेंगे यहाँ पर में, संगम विहार और देवली साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। चलिए कब चलना है आप? चलिए देखिए आशुतोष जी, चलिए हम कपिल मिश्रा जी को भी ले चलेंगे जो जल बोर्ड के वाइस बिल्कुल उनको ले चलिए, हम जेपी अग्रवाल को भी ले चलेंगे, एक साथ चलते। दूसरों की भी सुनिए, दूसरों की भी। सुमित जी बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा मैं पानी बिजली पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जनता का आप इंटरव्यू कर रहे हैं,
जनता इंटरव्यू में क्या कह रही है, क्या पानी मिल रहा है, क्या बिजली के उपलब्धि हो रही है। सवाल यह है कि जनता कह रही है वो गलत है और आशुतोष जी अगर जबरदस्ती कुछ कह रहे हैं तो हम उसे मान लें। ये कैसे मान लें? जनता जनार्दन होती है, जनता की बात में आपका चैनल सब जगह जनता से बात कर रहा है और जनता जवाब दीजिए। अगले टॉपिक पे जाना है। एक मिनट सुमित जी, इसलिए जनता की बात का जवाब दीजिए। जनता की बात का जवाब नहीं देंगे, जनता त्राही त्राही मचाए हुए है और आप खाली हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कुछ धरती पे तो दिखे, क्या किया आपने? पानी मिल नहीं रहा है। प्रभात जी जवाब सुनिए, आशुतोष जी जवाब दे रहे हैं। बिजली मिल नहीं रही है। प्रभात जी देखिए, आप जनता की बात कह रहे हैं ना। पिछले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर इस देश के कम से कम 7-8 राष्ट्रीय चैनलों ने 100 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार पर जनमत संग्रह कराया, ओपिनियन पोल कराया। 56 से लेकर 65% तक लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से संतुष्ट है। वेरीफाइबल फैक्ट है, जनता की आवाज आप चेक करा लीजिए। आपको एक चैनल, आशुतोष जी एक चैनल सिर्फ है, वो है IBN 7 जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है। आपको भी सुनाया और मेरे को भी सुनाया उन्होंने। सुमित जी बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी है, उन्होंने बाकी चैनल देखा होगा, उनसे पूछ लीजिए। यहाँ तो मैं अपने चैनल की बात करूंगा। आदमी समझदार है, आपका भी पुराना चैनल है आशुतोष जी, तो इसी में यही IBN 7 की बात करूंगा। आप एक राष्ट्रीय, आप एक प्रवक्ता हो गए, आप कहीं जाके कुछ और बात कर लीजिएगा। मेरे पास तो लिबर्टी नहीं है। मैं ये बात ठीक है जी। जेपी साहब, सुमित जी एक सेकंड जी। जेपी साहब एक सेकंड जी, मैं आशुतोष जी का करेक्शन कर दूं कि 50% सब्सिडी ये नहीं दे रहे, 25% हम दे रहे थे। ये तो सिर्फ 25% बढ़ाई है इन्होंने, वो भी 400 यूनिट तक वालों में। अरे बढ़ाई तो सर, ये करेक्ट कर ले अपने आप को। 50% सही, बढ़ाई तो सही, ये भी तो फैक्ट है। तो 25 से तो बढ़ाई। मैंने कहा, मैंने सब्सिडी का नाम नहीं लिया। फायदा तो सर उसका मैं आगे बढ़ता हूं। 10-12 मैंने तो नाम ही नहीं लिया सब्सिडी का। अगले मुद्दे पे आता हूं। अगले मुद्दे पे आता हूं। हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की बात करेंगे। करीब 55,000 इन कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था चुनाव के पहले। क्या स्थिति है, देखते हैं। आज दिल्ली के अंदर 1.5 से 2 लाख ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनको पक्का किया जाएगा। चुनाव के पहले वोटरों को लुभाने के लिए केजरीवाल ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी स्वायत्त निकायों में ठेके पर काम कर रहे सभी लोगों को नियमित किया जाएगा और 55,000 खाली पदों को फौरन भरा जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने यह भी वादा किया था कि 4,000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों और सहयोगी स्टाफ को भी स्थायी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि चुनाव के पहले फौरन स्थायी करने का दावा पूरा नहीं हो पाया है। अस्थायी शिक्षक और कर्मचारी अब भी इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत बड़ी शिकायत है इन लोगों की आपसे कि आपने इन लोगों को रेगुलराइज नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारी हैं। अब ये ऐसे समझाएं, रेगुलराइजेशन का काम चल रहा है और आप बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो कुछ लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। अब वो उनका काम है कि 10, 20, 50 लोगों को वहां इकट्ठा कर देते हैं, टीवी चैनल बुला लेते हैं, वहां पे हंगामा करते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा 49 दिनों की हमारी सरकार बनी थी, उस दौरान हमने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे करीब 36,000 लोगों को रेगुलराइज किया गया था। हमारी सरकार जाने के बाद वो काम हुआ था। इस बार भी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। प्रभात जी, आप लोग करा रहे हैं डिस्टर्ब, ठेके पर बुलाते हैं। देखिए, ये तो आरोप लगाएंगे ही, नितांत झूठ बोल रहे हैं। 44,000 लोग, 4,000 लोगों का रमेश 55,000 की नियुक्तियां, ये सब चीजें किसने कही थी? ये अरविंद केजरीवाल जी ने, आशुतोष जी ने हर सभा में कहा था। आज क्यों नहीं पूरा कर? उसकी शुरुआत तो करें। मैं ये नहीं कहता कि 100 दिन का काम, 5 साल का काम 100 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा तो करके दिखाइए, शुरुआत तो करिए, नियत तो दिखाइए। अरे प्रभात जी बोलते हैं, आशुतोष जी ने बोला तो सही कि प्रक्रिया चल रही है, शुरुआत की है उन लोगों ने। की प्रक्रिया? आपकी पार्टी में जुमलेबाजी करती है। प्रक्रिया 15 लाख की ब्लैक मनी के मसले पर आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं ये तो जुमला था। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है
कि आप बीजेपी से अपनी तुलना करते हो। यही दुर्भाग्य है शासित कि राज्य में पार्टी तो आपकी पार्टी ये लोकतंत्र का तकाजा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र नहीं होता तो आपके साथ में डिबेट में भी नहीं आता। मैं आपसे कहता हूं लोकतंत्र का तकाजा, इसलिए मैं डिबेट में अध्यक्ष अमित शाह जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि अगर 15 लाख रुपए प्रति खाते में नहीं ला सकते हैं तो उसको राजनीतिक जुमलेबाजी की बात अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं? भाई ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खराब बात है। आप अपनी पार्टी जैसा आम आदमी पार्टी को मत समझिए। हमारी रिपोर्ट के आधार पर बनी रिपोर्ट के आधार पर 36,000 लोगों की नौकरियां रेगुलराइज हुई दिल्ली शहर के अंदर। जनता को धोखा दे रही है और जनता को भ्रमित करके सरकार में आई है। अब उसको लेने के देने पड़ रहे हैं और रोज लेने के देने पड़ेंगे। मैं ये रोज लेने के देने पड़ेंगे। ये बात फैक्ट है। जेपी अग्रवाल जी, मैं आपकी एक बात का तो कायल हूं कि आरएसएस की शाखाओं के अंदर जुमलेबाजी बहुत अच्छी सिखाई जाती है और बीजेपी की शाखाओं के अंदर भी जुमलेबाजी बहुत अच्छी सिखाई जाती है। इसलिए प्रभात जी से जुमलेबाजी में मैं नहीं जीत सकता। जेपी अग्रवाल कुछ बोल रहे हैं। आशुतोष जी, सुमित जी, आज किसी ना किसी अफसर की शामत आने वाली है, क्योंकि जो ब्रीफ आशुतोष बनवा के लाए हैं उस तीनों में फेल हो गए आज, और चौथा क्या विषय मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप क्या आशुतोष जी हमें ये आंकड़े बता सकते हैं कि कहां कहां टेम्परेरी लोग काम कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया सफाई कर्मचारी से शुरू करते कि जो बेचारे जिनको सबसे ज्यादा जिन्होंने इनकी मदद करी, इन्होंने एक आदमी को भी पक्का नहीं करा, एक आदमी को भी पक्का नहीं करा। और आशुतोष जी, आज दरअसल मुंह पे इनके मुस्कुराहट है, अंदर जख्म है। अब ये बेचारे क्या करें? ये केजरीवाल की सरकार की बुराई भी नहीं कर सकते और सच्चाई को झुठलाना इनका काम हो गया टेलीविजन पे बैठ के। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर चलिए विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं अपनी सरकार की बुराई कर लेता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अपना रास्ता सही रखो। चलिए आशुतोष जी, आप शुरू करिए। वायदे करें, मैं तो आपको आपके वायदे याद दिला रहा हूं। अपनी सरकार की बुराई शुरू करिए। और प्रभात जी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार की बुराई कर ले। हाँ ठीक है, चलिए यही खेलते हैं अभी हम लोग। पहले आशुतोष जी शुरू करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई, आपकी सरकार है, जवाब तो आपको देना है। आप ये बताइए कौन कौन टेम्परेरी कर्मचारी है जिनको आपको पक्का करना है? बोलो। अरे सर, हम तो टेम्पररी कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी ने अब स्वच्छ भारत अभियान किया था तो वहां वाल्मीकि सदन के सारे लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया था और बाकी लोगों से वहां निकाल दिया गया था। ये आपकी पार्टी का इतिहास है। मैं तो, हमारी पार्टी तो उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ाई लड़ रही है। हमने वो तस्वीरें भी देखी कह रहा हूं, हमने इन दिनों में वो तस्वीरें भी देखी। मैं अगले टॉपिक पे कह रहा हूं, उनसे कहो, अगले टॉपिक पे जा रहा हूं। जेपी साहब रहिए मेरे साथ, प्रभात जी भी, आशुतोष जी भी हैं। लेकिन इन 100 दिनों में या बीते 1 साल में जब मोदी जी अपनी सरकार चला रहे थे तो वो तस्वीरें भी हमने देखी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो कैसे एमसीडी के सफाई कर्मचारियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में खींचतान हुई और दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया और प्रोटेस्ट किया गया, चाहे वो शिक्षकों के द्वारा हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा हो, अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, मनीष सिसोदिया के घर के सामने। लेकिन परिस्थितियां अभी भी इस मामले पर पूरी होती नहीं दिख रही। हालांकि आशुतोष जी का दावा है कि वो काम किया जा रहा है इनको रेगुलराइज करने का। आगे बढ़ते हैं। चौथा और बड़ा मामला एक और है भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की संकल्प लिया था। उसी मुद्दे पर पूरी पार्टी बनी, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सत्ता में आई, एक नहीं दो बार आई, लेकिन जन लोकपाल अभी तक नहीं आया। एक नजर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास करेंगे। पिछली बार 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। इस बार चुनाव के पहले भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद दिल्ली जन लोकपाल विधेयक पारित करवाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अफसर इसके दायरे में होंगे। दिल्ली के सरकारी अधिकारियों के लिए हर साल अपनी संपत्ति का ऐलान करना जरूरी किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में सिटीजन चार्टर शुरू की जाएगी। विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में स्वराज कानून लाकर मोहल्ला सभा और आरडब्ल्यूए को स्थानीय क्षेत्र विकास फंड दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी पर इल्जाम है कि दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करवाने के लिए अब तक 100 दिनों में वो तेजी नहीं दिखी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी करने के अलावा अब तक जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के मुद्दे पर
हम एक एक कमेंट सबका चाहेंगे, वक्त की कभी माफी चाहता हूं। शुरुआत जेपी अग्रवाल साहब मैं आपसे करूंगा। आशुतोष जी आपको आखिरी मौका दूंगा क्योंकि आपका वादा था, आपको पूरा करना है। जेपी अग्रवाल। सर, ये जो विद्रोह की राजनीति शुरू के जन लोकपाल बिल तक आई थी और इनकी सरकार बनी, माफ करना, ये आज उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जिस तरह से इन्होंने विद्रोह करके सबको भ्रष्टाचारी, सब चोर हैं, एक काम भी बिगड़ पैसे के नहीं होता, आज तक ये एक आंकड़ा नहीं दे पाए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां लोग सबसे ज्यादा परेशान है। नंबर 2, आज असेंबली इनके पास है, 70 में से 67 लोग ये हैं, तो आज क्यों नहीं पास करा? पहले दिन करते। आप ये कहते कि हम अभी से हमारा मुख्यमंत्री उस दायरे में आता है। अब पारदर्शिता खत्म हो गई बिल्कुल इनकी, और इस पारदर्शिता को खत्म करने के अंदर ही वो भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसका आप स्वरूप आज दिल्ली में देख रहे हैं। प्रभात झा, आपके कमेंट। मेरा कमेंट सीधा है, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा विज्ञापनकर्ता बन गया है, और जिस मुख्यमंत्री को विज्ञापनकर्ता बनना पड़े, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं। इसका मतलब है कि रिश्वत लेने की, स्वयं उनकी बेटी है, मैं निजी आरोप नहीं लगा रहा, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी रिश्वत देने गई तो लिया नहीं। आपकी बेटी रिश्वत देने क्यों गई? सवाल क्या है कि मैं ईमानदार और बाकी दुनिया चोर का खिताब लेकर जीने की जो तमन्ना रखते हैं, वे स्वयं विज्ञापन पर क्यों उतरना पड़ा है? अगर रिश्वत नहीं होता और भ्रष्टाचार नहीं है तो वो स्वयं कहना नहीं पड़ता है, वह दिखता है, जनता देखती है, और इसका एहसास लोकतंत्र में जनता को अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता है। अमिताभ बच्चन की तरह न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। बोलिए, जवाब दीजिए आशुतोष जी। मुख्यमंत्री का काम है। प्रभात जी बहुत अच्छी जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि उन सबसे ज्यादा विज्ञापन कर्ता जो है उनकी पार्टी में मौजूद है, जो कहते हैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं। और क्या हालत है भ्रष्टाचार की आप देख सकते हैं। मेरे पास ये गजेटियर है जिसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट, यानी जो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो है वो केंद्र सरकार के किसी भी भ्रष्टाचार घुसखोरी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। यह है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सच्चाई। संजय चतुर्वेदी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे एम्स भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो कैसे बेईमानी का काम जो है वो होने देते वहां पे, उनको हटा दिया गया। कहा कि भैया भ्रष्टाचार वहां होने दो। तो जिस पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए हों, जिस पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो प्रभात जी ही क्यों ना बोल रहे हो। बड़ी माफी के साथ प्रभात जी, बड़ी इज्जत के साथ मैं बात कह रहा हूं, आप भी इसको मान लीजिए। भ्रष्टाचार पर बीजेपी और कांग्रेस बोलती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आशुतोष जी वाइंड अप कर रहे हैं। आखिरी कमेंट जो बात जेपी अग्रवाल ने उठाई, आपके पास 67 विधायक है, नंबर है, जन लोकपाल पहले दिन क्यों नहीं पास किया? क्यों जन लोकपाल से बच रहे हैं? जिस जन लोकपाल के मसले पर हमने अपने सरकार गंवाई और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ विधानसभा में खड़े हुए थे कि हम 40 से पास नहीं होने दिया था। बहुत जल्द जन लोकपाल बिल पास होगा, यह मैं आज आपसे कहने वाला हूं। पुरानी कहानी कर रहा हूं। चलिए ठीक है, जेपी अग्रवाल, प्रभात झा, आशुतोष, शुक्रिया हमारे साथ। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन हम और भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी के चलते बात नहीं हो पाई। कुल मिलाकर अब दिल्ली की जनता को तय करना है, देश की जनता को तय करना है। तीनों पार्टियों को बराबर टाइम देकर हमने ये कोशिश की कि आप अपनी राय बना सके कि तमाम मुद्दों पर कौन सी पार्टी सच्चाई के धरातल पर किस हद तक खड़ी है और कौन हवा में उड़ रही है।